हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, और विद एग्जांपल ये बात करेंगे। तो दोस्तों, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एक बार रिवाइज करा देता हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। वैसे जिन लोगों ने मेरे पहला वीडियो नहीं देखा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मैं लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के बाद आप उसे भी देखें, उसमें मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की पूरी डिटेल बताई हुई है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअली क्या होती है। दोस्तों, बिजनेस में जो कैपिटल होती है वो आप बाहर से भी लेते हैं, लोन के फॉर्म में भी लेते हैं, कुछ अपना पैसा भी लगाते हैं। तो जो आपने लोन के फॉर्म में आपने कैपिटल ली, उस पर जो आपको इंटरेस्ट देनी पड़ी, या जो आपने शेयर होल्डर से ली उस पर जो आपको डिविडेंड देना पड़ा, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो आपको पे करना पड़ता है। तो यही आपकी होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मैंने लिख रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द फंड्स, यानी जब आप फंड्स को ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं कहीं से, तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो या एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो, वही आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। और दोस्तों, जितना भी आपने मार्केट से लिया, जैसे आपने लोन लिया 15% पे, तो जब भी आप कहीं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो आप चाहोगे कि मिनिमम 15% तो आप रिटर्न अर्न करो, प्लस उससे ज्यादा ही करो, क्योंकि तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए ये कहा जाता है इन अदर वर्ड्स में कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच इज एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर। और दोस्तों, इसके कई अलग नेम से भी जाना जाता है, जैसे कि कट ऑफ रेट, टारगेट रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हर्डल रेट। तो ये सारी बात आगे वीडियो में हम बात करेंगे इस नाम से क्यों जानते हैं। तो दोस्तों, अगर इसकी इंपॉर्टेंस जाने तो हमको पता है कि इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। तो इस इंपॉर्टेंस को दोस्तों मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हेल्पफुल होता है, वेरियस सोर्सेज का कंपैरिजन करने में हेल्पफुल होता है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी भी चेक होती है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको ये पूरी डिटेल में नॉलेज मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको मेनली कैलकुलेशन सिखाऊंगा। तो दोस्तों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, कैलकुलेशन की। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप कैपिटल एक्वायर करते हो वो आप कई सोर्सेज से एक्वायर करते हो, और सारे सोर्सेज की कॉस्ट डिफरेंट होती है। तो मैंने उसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया और सबकी कैलकुलेशन हम सेपरेट सीखेंगे। तो पहला सोर्स है दोस्तों, जब आप लोन लेते हो मार्केट से तो आप डिवेंचर इशू करते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। दूसरा दोस्तों, जब आप शेयर होल्डर्स से पैसा लेते हो तो दो तरीके के शेयर आप मार्केट में इशू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम ये चेक करेंगे इस वीडियो में कि उनको जो हम डिविडेंड देते हैं, क्या उसके अलावा भी कोई कॉस्ट होती है, या वो कॉस्ट परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट होती है। और दोस्तों, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी कितनी कॉस्ट होती है, ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। साथ ही साथ एक रिटेन अर्निंग और होता है, तो रिटेन अर्निंग क्या होता है और उसकी कॉस्ट कैसे निकलती है, ये इस वीडियो में आगे का पार्ट है। आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, ये जो 4 सोर्स मैंने लिख रखे हैं बिजनेस में, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन एक बिजनेस ओनर यूज कर सकता है, या तो केवल इक्विटी से, या केवल डेट से, इक्विटी प्लस डेट से, या इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग से। तो बिजनेस ओनर जो भी सोर्सेज यूज कर रहा है, हमें उनका एवरेज निकाल के फाइनल कॉस्ट निकालनी होती है। और ये जो एवरेज निकलता है दोस्तों, ये सिंपल एवरेज नहीं होता, ये वेटेड एवरेज होता है, जिसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा ये क्या होता है। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं सारे ही ऑप्शंस की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट की। तो देखो, डेट मतलब क्या हो गया, मैं आपको बता चुका हूं कि आपने मार्केट से पैसा बोरो किया है और उस पर आपको इंटरेस्ट पे करनी पड़ रही है, राइट। तो इसके हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं दोस्तों। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो डेट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है दोस्तों कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट। तो दोस्तों, अगर परपेचुअल डेट की बात करें, परपेचुअल डेट वो डेट होता है कि हमने डिवेंचर इशू किए हैं पर हमें ये नहीं पता कि उसकी मैच्योरिटी कब है, राइट। और कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट होते हैं जहां पे मैच्योरिटी, जो आपके बिजनेस में आपने लोन लिया है, आपको पता है कि आप उसका पेमेंट कब करोगे, तो मैच्योरिटी नोन और यहाँ पे मैच्योरिटी नॉट नोन। तो 2 तरीके के डिवेंचर हो सकते हैं, दोनों की कॉस्ट निकालना सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट। तो दोस्तों, जब आप डिवेंचर के थ्रू, डिवेंचर एक तरीके से एक सर्टिफिकेट है जिसके थ्रू आप लोन लेते हैं इन्वेस्टर से, और उस पर आप दोस्तों क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, राइट। तो जैसे सपोज कर लीजिए 1 लाख का लोन लिया और मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 9% दूंगा, तो 9000 में आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो ये 9000 ही मेरी क्या है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। तो मैंने लिख रखा है द इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। और दोस्तों, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, कॉस्ट होती है आपकी के और डिवेंचर के लिए हमने डी लिखा है।
एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं मैं आपको दोस्तों, हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट होती है वो सस्ती होती है, चीपर सोर्स होती है देन अदर सोर्स। अदर सोर्स में जैसे हम इक्विटी लेते हैं, राइट, प्रेफरेंस शेयर लेंगे या शेयर कैपिटल लेंगे इक्विटी वाले, तो इसमें हमेशा आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ डेट सस्ती होती है। वो सस्ती क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि जो इंटरेस्ट होती है वो टैक्स डिडक्टेबल होती है, राइट। अब मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल से, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम। जैसे सपोज कर लीजिए दोस्तों, आपको प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए का। आपका ये प्रॉफिट पे टैक्स कब लगेगा? पहले आपका 100 रुपए की जो अर्निंग है, ये आपकी अर्निंग है 100 रुपए की, इसमें से इंटरेस्ट सपोज कर लीजिए इंटरेस्ट 30 रुपीज की है, 30 रुपीज की इंटरेस्ट माइनस हो गई, प्रॉफिट अब आपको 70 रुपीज का हुआ। ये 100 रुपीज आपकी अर्निंग है, ठीक है। आपका टैक्स जो लगेगा इस प्रॉफिट पे लगेगा, और सपोज कर लो टैक्स 40% है, तो इसका 40% कितना हुआ? 28 रुपीज। अब आपको आफ्टर टैक्स कितना हुई अर्निंग? आफ्टर टैक्स 42 रुपीज। दूसरा ऑप्शन ले लो दोस्तों, आपको 100 रुपए की अर्निंग हुई, पर आपने लोन नहीं लिया, डेट नहीं लिया, इंटरेस्ट नहीं ली, ठीक है, इंटरेस्ट आपको देनी ही पड़े, तो आपको प्रॉफिट 100 रुपए का हुआ, ठीक है। अब आपको इस पर 40% टैक्स देना है, आपका टैक्स कितना लगा? 40 रुपीज। अब आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 60 रुपीज। तो आप देखिए, अगर आपने इंटरेस्ट यूज की थी, अगर आपने लोन लिया था, तो आपका टैक्स केवल कितने रुपए लगा? 28 रुपए। और आपने अगर बोरो नहीं किया था, डिवेंचर के थ्रू इंटरेस्ट नहीं पे करनी पड़ी थी, तो आपका टैक्स कितना लगा? 40 रुपीज। तो आप जब डिवेंचर यूज करेंगे दोस्तों, तो आपका टैक्स भी कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसमें हम टैक्स को भी एडजस्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, देखिए बहुत सिंपल। तो फॉर्मूला ये होता है कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर क्या होती है, केडी से सिग्निफाई करते हैं। जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, ये इंटरेस्ट किस पे करते हैं आप? ये इंटरेस्ट आप पे करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटू 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता। पर क्योंकि मैंने आपको भी बताया है कि जो इंटरेस्ट होती है वो टैक्स डिडक्टेबल होती है, राइट, तो हम क्या करते हैं, टैक्स का एडजस्टमेंट भी करते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। तो हम, ये आपका इंटरेस्ट आ गया, ये मेन फॉर्मूला है, डिवाइड बाई नेट प्रोसीड, यानी आपने कितने की डिवेंचर इशू की है, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको 1 माइनस टैक्स रेट भी हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि एक कंपनी ने इशू करे हैं 1 लाख के डिवेंचर, और ये जो 1 लाख के डिवेंचर हैं 15% पे किए हैं, यानी 15% इसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है आपकी 15% की। डिवेंचर जो इशू हुए हैं वो 1 लाख रुपीज के हुए हैं, और 100 रुपीज का एक डिवेंचर है, ठीक है। कंपनी का दोस्तों जो टैक्स ब्रैकेट है, जो टैक्स है वो 40% है टैक्स, ठीक है। आपको कॉस्ट ऑफ डेट पता लग रहा है, ठीक है दोस्तों, आफ्टर टैक्स। और डिवेंचर जो इशू किए गए हैं एट पार, यानी 1 लाख के डिवेंचर 1 लाख में इशू किए गए हैं। अब देखिए, हमें कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालना है। आप ये कह सकते हो कि सर 15% इंटरेस्ट दी हुई है, और आपने बताया था कि जितना इंटरेस्ट देते हैं वही आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, तो 15% इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पर दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालते हैं वो हमें इंटरेस्ट में टैक्स को एडजस्ट करना होता है। और इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था, ये फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पे एक बार लिख भी देते हैं, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर डिवाइड बाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, और इसको 1 माइनस टैक्स से एडजस्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या यहाँ पे टैक्स एडजस्ट है? नो, राइट, इसलिए ये अभी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होगी। अब देखिए, इंटरेस्ट हमने कितनी दी? 1 लाख रुपीज पे 15%, यानी 15,000 की आपने इंटरेस्ट पे करी। नेट प्रोसीड यानी डिवेंचर कितने के इशू हुए हैं आपके? 1 लाख रुपीज के। 1 माइनस टैक्स रेट दोस्तों कितना परसेंट है? टैक्स रेट 40% है, तो उसको अगर हम सॉल्व करें 40% को, तो ये आ गया आपका 0.4। तो 1 माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया आपका 15,000 मल्टीप्लाई बाई 0.6 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। इसको दोस्तों अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हम 0 से 20 कट कर देते हैं, 15,000 का 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9,000 आएगा दोस्तों। 9,000 डिवाइडेड बाय 1,000, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ गई? यहाँ पे दोस्तों आपका कॉस्ट ऑफ डेट आ गया 9%। वैसे तो आपने मार्केट से 15% पे लिया था, पर ये आपका कम क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द टैक्स बेनिफिट, क्योंकि जो इंटरेस्ट होती है वो टैक्स डिडक्टेबल होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये दोस्तों कौन से वाले डिवेंचर थे, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये परपेचुअल डिवेंचर थे।
यानी यहाँ पे कहीं भी नहीं बताया गया कि डिवेंचर का रिडीम कब हो रहा है, डिवेंचर का पेमेंट कब हो रहा है, ये नहीं बताया गया है। ठीक है, रिडीमेबल वाले डिवेंचर दूसरे होते हैं, उनकी कैलकुलेशन अलग होती है, वो हम आगे बात करते हैं। अब दोस्तों कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट की बात करते हैं। तो मैं आपको बता चुका, डेट तो वही होता है जो आप मार्केट से लोन लेते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो कॉस्ट ऑफ डेट होती है। पर रिडीमेबल में क्या होता है, टाइम ऑफ मैच्योरिटी पता होता है कि पेमेंट कब हो रहा है, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। तो इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि पेमेंट कब हो रहा है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला अलग है। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, और ये हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये रिडीमेबल डिवेंचर कर रहे हैं आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दिया है आफ्टर टैक्स। इसका दोस्तों जो फॉर्मूला है वो पहले वाला जो फॉर्मूला था, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाई 100, इतना पोर्शन तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, प्लस इसमें हम नंबर ऑफ ईयर्स कितने टाइम में रिडीमिंग हो रहा है, रिडीमेबल वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें भी इंक्लूड करके चलेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, ये तो आपकी इंटरेस्ट हो गई 1 माइनस टैक्स रेट, इतना तो फॉर्मूला आपको पता है पहले से। अब आपने इसमें क्या किया, 1 डिवाइडेड बाई एन। एन दोस्तों क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल में उसका पेमेंट हुआ डिवेंचर का, तो ये नंबर ऑफ ईयर्स हो गया। आर हो गया रिडीमेबल वैल्यू। तो दोस्तों रिडीमेबल वैल्यू यहाँ क्या होती है, जब भी आप डिवेंचर का पेमेंट कर रहे हो, राइट, तो पेमेंट कर समय आप फुल पेमेंट करोगे, आप डिस्काउंट पे पेमेंट करोगे या प्रीमियम पेमेंट करोगे, उसको एडजस्ट कर देते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं, वो होता है आरबी रिडीमेबल वैल्यू। और नेट प्रोसीड तो दोस्तों मैं बता ही चुका आपको लास्ट क्वेश्चन में भी, जो आपका इश्यू प्राइस होता है वो आपका नेट प्रोसीड होता है। फिर दोबारा 1/2 डिनोमिनेटर में और आरबी प्लस एनबी को डिवाइड करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। तो दोस्तों देखो XYZ कंपनी है, डिवेंचर इशू की है 12% पे, तो यहाँ हमारा लिख देते हैं हम इंटरेस्ट का 12% है, और फेस वैल्यू 100 रुपीज है, और डिवेंचर 60 लाख रुपीज के दोस्तों इशू हुए हैं। फ्लोटिंग चार्जेस यानी दोस्तों खर्चे होते हैं, जब हम शेयर को या डिवेंचर को इशू करते हैं तो कुछ खर्चा होता है, तो ये खर्चा कितना हो गया है 5%। और डिवेंचर देखिए दोस्तों लिख रहा है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 10 ईयर्स, यानी यहाँ पे एन दिया हुआ है अब 10 ईयर्स, जो आपको पहले क्वेश्चन में नहीं दिया था। ठीक है, और जब पेमेंट होगा रिडीम करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल जो अमाउंट होगा प्लस 10% प्रीमियम पे पेमेंट करेंगे। और यहाँ पे टैक्स रेट दोस्तों कितना दिया है, टैक्स रेट है आपका 50%। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स क्या हुआ, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, फिर क्या था दोस्तों 1/n, अगर आपको याद हो रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, और 1/2 रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड। अब दोस्तों देखिए इंटरेस्ट कितनी है आपकी 12% है, तो हमने यहाँ 12 लिख दिया। ठीक है, 12 डिवाइड बाई 100 12 आ जाएगा। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है दोस्तों 50%, 50% को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 100 यानी 0.5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.5 प्लस 1/n। n कितना है दोस्तों, नंबर ऑफ ईयर्स, वो कितने हैं आपके 10। रिडीमेबल वैल्यू दोस्तों आपका डिवेंचर कितने रुपीज का है, 100 रुपए का। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ, 100 रुपए का डिवेंचर है और पेमेंट का ऐसे हो रहा है प्रीमियम पे 10%। ठीक है, तो यानी 10 रुपए, और 100 रुपए के डिवेंचर होल्डर को हम 110 रुपए देंगे, तो ये रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो गई 110। नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड यानी शेयर 100 रुपए का इशू हुआ था, पर 5 रुपए के हमारे खर्चे हो गए थे दोस्तों, राइट। तो नेट प्रोसीड कितना आया आपके पास 95 रुपीज का, तो 110 माइनस 95 डिवाइड करेंगे 1/2 110 प्लस 95। अब दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना होगा, तो देखो 12 का 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 110 में से 95 गए तो कितने हो गए 15 हो गए। 15 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 1.5 डिवाइडेड बाई 110 प्लस 95 कितना होता है आपका, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 102.5, और इसमें आप 100 का तो मल्टीप्लाई करके ही चलोगे, राइट, हमारे फॉर्मूले में था। तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 102.5 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये आपका आ जाएगा 7.317%। तो दोस्तों ये आपकी हो गई कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। तो हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डिवेंचर, और ये कौन से थे दोस्तों, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बस आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
आप मार्केट में शेयर के थ्रू भी पैसा इशू करते हैं और शेयर दो तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का दोस्तों डिविडेंड फिक्स होता है कि उनको कितने परसेंट देना है, 9%, 10%, 12%। इक्विटी शेयर वालों का फिक्स नहीं होता, उनको जब कंपनी को प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं इंस्टेंटली। तो अभी हम यहाँ प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट क्या होगी? तो दोस्तों कॉस्ट तो हमें पता है, जो हम डिविडेंड देंगे वही हमारी कॉस्ट होगी। हमें परसेंटेज में निकालने की कैलकुलेशन सीखनी है। तो दोस्तों जैसे डिवेंचर थे जिनको आप क्या करते थे, एक टाइम बाद वापस कर देते थे उनका पेमेंट, इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर का भी हम पेमेंट वापस कर सकते हैं शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट वापस नहीं होता, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वी कैन पे बैक, राइट। उनकी एक टाइम पीरियड हो सकता है कि 10 साल बाद हम आपका पेमेंट वापस कर देंगे या 15 साल बाद कर देंगे। तो दो तरीके के डिवेंचर हो सकते हैं। पहला हो गया आपका कॉस्ट ऑफ परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी यहाँ पे मैच्योरिटी का टाइम पीरियड नहीं पता होता, राइट। और यहाँ पे आपकी मैच्योरिटी कितने साल बाद है वो आपको पता होगा। तो दोनों की कॉस्ट निकालना सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। तो मैं बता चुका हूं, इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर इज कंसीडर्ड एट इट्स कॉस्ट। जो हम डिविडेंड पे करते हैं वो हमारी कॉस्ट होती है। जब आपने लोन लिया था इंटरेस्ट पे करी थी उस पर, जब अपने शेयर होल्डर्स तो ओनर होते हैं, उनसे लोन तो लिया नहीं है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो उनको प्रॉफिट देते हैं, तो प्रॉफिट के पार्ट को ही डिविडेंड बोलते हैं। और दोस्तों जैसे आपने को बताया था ना मैंने कि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होती है, यानी इंटरेस्ट माइनस करके फिर टैक्स लगता है, ऐसा कुछ प्रेफरेंस शेयर के केस में नहीं होता। तो मैं लिख रखा है द डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल, इसलिए यहाँ पे आप टैक्स को एडजस्ट नहीं करेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कॉस्ट को हम के से सिग्निफाई करते हैं, पी प्रेफरेंस शेयर है। आपने जितना डिविडेंड दिया कितने प्राइस पे, प्रिंसिपल पे, मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका सिंपल फॉर्मूला हो गया। डिवेंचर के केस में क्या था, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड इनटू 100। यहाँ हम इंटरेस्ट पे नहीं करते, शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं, डिविडेंड, इसलिए हमने डिविडेंड लगा दिया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ले लिया हमने, एक कंपनी ने 10% प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज की। एक्सपेंसेस होते हैं फ्लोटिंग कॉस्ट, जब आपने शेयर इशू किए थे तो उस वक्त खर्चा कितना आया था, 3% का। तो बताइए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है। तो देखिए दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाई 100। डिविडेंड यहाँ कितना है दोस्तों, 10%। नेट प्रोसीड कितना है दोस्तों, देखिए 100 रुपीज का तो डिवेंचर था और खर्चे कितने हो गए थे, 3 रुपए, यानी कंपनी को कितने रुपए आए थे, 97। तो डिविडेंड आपका हो गया 10, नेट प्रोसीड कितना हो गया आपका 97 इंटू 100, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 97। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 10.3%, राइट। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारी कॉस्ट कितनी है दोस्तों, 10.3%। और ये कॉस्ट तो 10% थी, पर 10.3 क्यों हो गई, क्योंकि आपके कुछ खर्चे हुए थे जिस वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ गई थी। अब दोस्तों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दूसरी कैटेगरी लेते हैं, रिडीमेबल वाली। रिडीमेबल क्या होती है कि रिडीमेबल वो होती है जिसमें हमें पता होता है कितने टाइम बाद इनकी मैच्योरिटी है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा था कि डिवेंचर के केस में फॉर्मूला था, सिंपल वही फॉर्मूला है, केवल डिवेंचर के केस में क्या था, यहाँ पे आई लिख रहा होता था इंटरेस्ट, पर क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उनको हम इंटरेस्ट नहीं देते, क्या देते हैं, डिविडेंड। तो यहाँ पे आई की जगह क्या लिख गया, डिविडेंड। फॉर्मूला क्या हो गया, डिविडेंड जितना हम पे करेंगे प्लस 1/n, n आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ ईयर्स का पेमेंट होता है। रिडीमेबल वैल्यू कि आप प्रीमियम पे करेंगे या डिस्काउंट पे करेंगे, और नेट प्रोसीड तो आपको पता ही है कि कोई खर्चा हो तो उसको एडजस्ट कर देंगे, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, प्रीमियम को प्लस कर देंगे, अगर कुछ ऐसा होता है तो ठीक है। मैं लिख देता हूँ नेट प्रोसीड कैसे निकलता है, जो भी आपकी फेस वैल्यू है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, अगर कोई होगा डिस्काउंट माइनस कर देंगे, प्रीमियम होगा तो प्लस कर देंगे, ये आपकी नेट प्रोसीड हो गई, ठीक है। और सेम रिडीमेबल वैल्यू ऐसी निकलती है, कोई अगर डिस्काउंट होता है तो माइनस कर देते हैं, प्रीमियम होता है तो ऐड कर देते हैं, ये आपकी फाइनल रिडीमेबल वैल्यू हो गई। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ले लिया है हमने सिंपल सा, एबीसी कंपनी थी, 9% पर प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे उसने, 100 रुपीज का एक शेयर था जो पार पे इशू किया गया था, पार मतलब 100 का 100 पे, प्रीमियम होता तो 100 का महंगा इशू करते, डिस्काउंट होता तो 100 का सस्ता इशू करते। और इनकी दोस्तों रिडीमेबल कब कर रहे हैं, 10% प्रीमियम पे आफ्टर 10 ईयर्स। तो फॉर्मूला बताइए आप मुझे क्या है,
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का अभी हमने सीखा था डिविडेंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई n रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। किसको करते थे 1/2 से RV प्लस NP। इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे 100 से। डिविडेंड कितना है दोस्तों आप मुझे बताइए 9% का, तो डिविडेंड हमारा आ गया 9, ठीक है 9% या 100 का 9% निकालेंगे 9 आ गया, प्लस 1/n नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं दोस्तों 10। रिडीमेबल वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ हम कैलकुलेशन लिख लेते हैं 100 रुपीज़ का है और इसको आप प्रीमियम पे दे रहे हैं 10% के, 100 का 10% 10, तो रिडीमेबल वैल्यू कितनी होगी 110 सॉरी। नेट प्रोसीड कितना है दोस्तों 100 रुपीज़ में इशू किया गया था राइट, 1/2 110 प्लस 100, तो अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों 110 में से 100 जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10 1 आ जाएगा, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया आपका 10 हो गया, और 110 और 100 कितना हो गया 210, इसको डिवाइड बाई करोगे 2 से तो ये आ जाएगा 105, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो दोस्तों आपकी आ गई 9.52%, ये आपकी कॉस्ट आ गई राइट। तो आपकी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएगी 9.52%। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों जो तीसरा है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट है, वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो मार्केट में जो आप शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं दोस्तों उसको तो बोलते हैं इक्विटी, और उनको जो आप डिविडेंड पे करते हो राइट, वो क्या होती है आपकी कॉस्ट होती है। तो मैं लिख रखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज डिफरेंट इन कंपैरिजन टू डेब्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि दोस्तों देखो डेट के केस में आपको बताया था 9% 10% फिक्स होती है या जो भी हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में भी फिक्स परसेंटेज होता है कि उनकी कॉस्ट कितनी है, उन्हें डिविडेंड कितना देना है 12% का 14% का, पर इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में कोई भी परसेंटेज फिक्स नहीं होता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है कि इक्विटी शेयर के आप कितना डिविडेंड देंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख रखा है बिकॉज द इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट अ फिक्स डिविडेंड, इसलिए थोड़ा सा डिफर होती है इनकी कॉस्ट निकालना। तो कॉस्ट तो हम वैसे ही निकालेंगे, द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, जो भी डिविडेंड होगा वो जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा डिविडेंड उतना ज्यादा ही दे देंगे, तो जितना डिविडेंड दे रहे हैं वही कॉस्ट होगी, पर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफर होती है। तो दोस्तों इनकी कई अप्रोच होती हैं, 3 अप्रोच मैंने लिखी हैं जिनके थ्रू आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच और अर्निंग प्राइस अप्रोच। बात करते हैं इन तीनों की। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हम डिविडेंड अप्रोच की बात करते हैं। तो दोस्तों आप जितना भी डिविडेंड पे करते हो ना, जितने शेयर प्राइस पे, वो आपकी कॉस्ट होती है। जैसे सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए मेरा मार्केट प्राइस एक कंपनी का 100 रुपीज़ है और मैंने जो डिविडेंड दिया है वो हमने डिविडेंड दिया है 5 रुपीज़ का, तो कॉस्ट कितनी हो गई। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को KE से सिग्निफाई करते हैं। हमने 5 रुपए का डिविडेंड दिया 100 रुपए पे, तो ये हमारी कॉस्ट कितनी हो गई 5% हो गई। तो इसका फॉर्मूला देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, डिविडेंड को हम ऊपर लिखते हैं, डिविडेंड ये था आपका 5 रुपीज़ डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख रखा है एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर कैपिटल विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्टेन रिटर्न, कि वो चाहता है उसे डिविडेंड मिले। तो जो हम डिविडेंड पर शेयर देते हैं करेंट मार्केट प्राइस शेयर पे, वही आपकी होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरी दोस्तों कैटेगरी में लिखा है मैंने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम निकाल सकते हैं डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच से। देखो कुछ शेयर होल्डर्स ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना डिविडेंड मिल रहा है उतना तो डिविडेंड मिलता ही रहे, प्लस हर साल कुछ ग्रोथ भी हो, राइट। तो इसमें हम ग्रोथ फैक्टर को ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे आप दोस्तों, एक तो फॉर्मूला मैं सिंपल आपको बताया ही था, डिविडेंड डिवाइडेड बाई MP इंटू 100। आप इस डिविडेंड में किसको ऐड कर दोगे, आप ग्रोथ को और इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। तो एक ग्रोथ रेट होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल हमने लिया है राजेश एंड कंपनी है, राइट। राजेश एंड कंपनी के शेयर मार्केट प्राइस जो है वो 60 रुपीज का है मार्केट में शेयर, और ये डिविडेंड कितना दे रहे हैं 2 रुपए दे रहे हैं पर शेयर पे, और जो इन्वेस्टर है वो 10% की ग्रोथ भी चाहता है हर साल दोस्तों डिविडेंड में। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, तो फॉर्मूला हमें पता था डिविडेंड डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस, और इसमें दोस्तों हम किसको ऐड करते थे, ग्रोथ को ऐड कर देते थे, ठीक है। यही तो फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया है अभी। तो दोस्तों डिविडेंड कितना है, देखो 2 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, मार्केट प्राइस कितना है 60 रुपीज़ का, और दोस्तों ग्रोथ कितनी है
ग्रोथ आपकी 10% है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.10 यानी 10 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे आपको प्लस करना होगा 0.10 में, ठीक है। और इसमें 100 का तो मल्टीप्लाई करके ही चल रहे हैं क्योंकि हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो 2 डिवाइडेड बाई 60 कितना है दोस्तों 0.03 प्लस ये कितना है आपका 0.10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हो गई आपकी 0.13 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गई 13%। तो कंपनी को कितनी कॉस्ट पड़ी 13%। तो जितना हम डिविडेंड देते हैं वही कॉस्ट होती है। और अगर कुछ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें ग्रोथ भी मिले तो उस ग्रोथ को हम इंक्लूड करके चलेंगे क्योंकि एक कंपनी को वो भी देना पड़ेगा। अब दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक और था आपका अर्निंग पर शेयर। तो हम ये डिविडेंड की, यहाँ अभी तक हमने फॉर्मूले में डिविडेंड प्लस मार्केट प्राइस लिया है, डिविडेंड की जगह क्या ले लेते हैं अर्निंग पर शेयर ले लेते हैं, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा तो वो क्या था। अब दोस्तों बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो दोस्तों ये आपका फोर्थ सोर्स है, अभी तक हम बात कर चुके थे। पहला कॉस्ट ऑफ डेट की, दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की, तीसरा कॉस्ट हम इक्विटी शेयर कैपिटल की, फोर्थ हम बात करें कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की। तो दोस्तों रिटेन अर्निंग क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है, ये जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है इसका एक पार्ट तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, किस फॉर्म में डिविडेंड फॉर्म में, और कुछ पैसा रिटेन करके रखती है अपने पास। क्यों रिटेन करके रखती है कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए, कंपनी में फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। तो यही रिटेन जो किया हुआ पैसा है यही कहलाता है रिटेन अर्निंग। तो मैं लिख रखा है द प्रॉफिट रिटेन्ड बाय अ कंपनी इज कॉल्ड अ रिटेन अर्निंग। अब दोस्तों इस रिटेन अर्निंग की कॉस्ट क्या होगी। देखिए रिटेन अर्निंग, कंपनी के पास पैसा रखा है, कंपनी को कहीं किसी को उस पर कुछ देना तो है नहीं, ना इंटरेस्ट देनी ना डिविडेंड देनी। फिर भी आप एक बात सोच के चलिए, आप मेरे संग एक रीड आउट करिए, एक पैराग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। इफ रिटेन अर्निंग्स आर नॉट रिटेन्ड इन द केस, अगर सपोज कर लो रिटेन अर्निंग कंपनी अपने पास रिटेन करके नहीं रखती तो वो क्या करती उस पैसे को, दे डिस्ट्रीब्यूट टू द इक्विटी शेयर होल्डर, वो इक्विटी शेयर होल्डर को दे देती। पर इक्विटी शेयर होल्डर फिर उस पैसे का क्या करते, वो उसको दोबारा से शेयर मार्केट में लगाते और जिससे कंपनी को दोबारा से उस पर रिटर्न देनी पड़ती। तो एक तरीके से रिटेन अर्निंग की कॉस्ट क्या हो गई, जो इन्वेस्टर इक्विटी पे एक्सपेक्ट कर रहा है वही रिटेन अर्निंग पे कर रहा है। वो ये सोच के डिविडेंड नहीं ले रहा, कंपनी को पैसे दे रहा है कि जितना हमें इक्विटी पे रिटर्न मिलता उतनी हमें बाद में अच्छी रिटर्न देगी कंपनी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होगी अब दोस्तों, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के बराबर होगी। मैं आपको रिपीट कर देता हूं एक बार, कंपनी के शेयर होल्डर्स अगर कंपनी में अपना पैसा रिटेन नहीं करवाते तो वो पैसा शेयर होल्डर को मिल जाता, तो वो उस पैसे को दोबारा से इक्विटी मार्केट में लगा देते, जिस पर कंपनी की दोबारा से कॉस्ट कितनी आती, इक्विटी के बराबर। तो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट किसके बराबर होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल के बराबर। पर दोस्तों एक बात बताओ, जब आप दोबारा से पैसे लगाते तो आपको जो प्रॉफिट होता उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ता, आप ब्रोकरेज देनी पड़ती, खर्चा देना पड़ता, तो वो सारी चीजें एडजस्ट होंगी जो मैंने इस पैराग्राफ में लिख रखा है। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को केआर से सिग्निफाई करेंगे, ये किसके बराबर होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पर क्योंकि हमें टैक्स भी देना पड़ता और हमारे एक्सपेंसेस भी होते अगर हम कहीं और से खरीदते और दोबारा से उस पर प्रॉफिट अर्न करते, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में टैक्स और एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर दिया जाता है। एक न्यूमेरिकल से हम समझ लेते हैं इसको दोस्तों। एक कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%, ठीक है। टैक्स रेट कितना है दोस्तों 40%, एक्सपेंसेस कितने हैं 3%, और कंपनी ने रिटेन अर्निंग प्रपोज की है 3 लाख रुपए की। आपको रिटेन अर्निंग की कॉस्ट बतानी है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर मानी जाती है, पर उसमें टैक्स को एडजस्ट करते हैं और फ्लोटिंग एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको भी एडजस्ट करते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 15%। 15% को सॉल्व करोगे तो 0.15 आ जाएगा। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है दोस्तों 40%, तो 0.4। 1 माइनस एक्सपेंसेस कितने हैं 3%, तो ये 0.03 आ गए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 0.15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से 0.97 से, तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा, ये आपका दोस्तों कितना आ गया, ये आ गया 0.0873, राइट। और इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करके चलोगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई 8.73%। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो दोस्तों अभी तक हमने बात कर ली टोटल कि कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ हमने बात कर ली कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो दोस्तों अगर ये आपको परसेंटेज दे रखे हैं, कंपनी अलग अलग सोर्सेज से पैसा लेके आती है तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी।
पर हमें अगर एक कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट निकालनी है तो हमें इसका एवरेज लेना होता है दोस्तों, और जो एवरेज होता है इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर हम दोस्तों बात कर रहे हैं ओवरऑल कॉस्ट की, तो द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड किस पे करती है, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स, हर सोर्स की कॉस्ट क्या है। और हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो कॉस्ट आती है आपकी हर सोर्स की, सपोज कर लो डेट है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल है या रिटेन अर्निंग, इसमें हम ये भी देखते हैं कि किसका कितना वेट है, यानी किस में ज्यादा पैसा लगा हुआ है। डेट के थ्रू कितना परसेंटेज है, सपोज कर लो 10%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू 20%, रिटेन अर्निंग के थ्रू अगर 30% है, ठीक है, और इक्विटी शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग 40%। तो हम दोनों को ही मल्टीप्लाई करके हम इसकी फाइनल ओवरऑल कॉस्ट निकालते हैं, जो एवरेज कॉस्ट आती है आपकी, राइट। तो उसको हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये आपका कॉस्ट ऑफ डेट है, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अगर रिटेन अर्निंग होता तो हम उसको भी लिख देते। और ये आपका क्या है, इक्विटी का वेट कितना है, ये आपका डिवेंचर का वेट कितना है, और ये आपका प्रेफरेंस शेयर का वेट कितना है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमारे ये 3 सोर्स हो गए, हमें तीनों सोर्स का पता लग गया कितना वेट है और कितनी कॉस्ट है, तो हम इसको प्लस कर देते हैं, और जिसके बेसिस पे हमारी ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होके आती है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है और जितने भी सोर्सेज हैं उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं। आगे भी हम वीडियोस लाएंगे जिसमें हम और एग्जांपल्स आपको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। एक सजेशन मैं आपको दूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन और ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। और आप अपने दोस्तों के संग भी इन वीडियोस को शेयर करें। और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।